ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करते हैं एनसीएल का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की आ चुकी है। और आंसर की में यहाँ पे टोटल जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं उसका सलूशन यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगी यहाँ पे टोटल 100 है, लेकिन मैं जिसमें से 70 टेक्निकल हैं और नॉन टेक्निकल जो आपके हैं, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल जो आपके हैं 30 हैं, यानी 70 प्लस 30 यानी आपके टोटल 100 हैं। तो मैं तीन इस इस पेपर को मैं तीन पार्टों में मैं क्या करूँगा, बांटूंगा, जिसमें से 35 35 एक बार टेक्निकल और प्लस फिर 35 और फिर नॉन टेक्निकल जो जो 30 है, इन दोनों को मिला के यानी 35 और प्लस 30 मिला के पूरा 100 हो जाएगा टोटल। तो मैं इसको इस तरह से मैं बांट के यहाँ पे करूँगा। ठीक है, आप लोग का जो भी इशू होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये एनसीएल का आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एनसीएल राइटन टेस्ट टेक्निकल राइट रिटन टेस्ट ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैटेगरी थर्ड। रेफरेंस नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया सेट ए। ठीक है, सेट ए का पेपर है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो बात करेंगे इसी तरह पहला ही क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है सेट ए में। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में एक सेट है। आप जी अभी इंग्लिश आपको आसान पढ़ते तो इंग्लिश पढ़ लीजिए, और हिंदी आपको सुझाता तो हिंदी पढ़ सकते हैं, दोनों यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया, पावर प्लांट में एक रिजर्व जनरेटिंग क्षमता जो ऑपरेशन में है परंतु सर्विस में नहीं है, ये कहा जाता है। जब वो सर्विस में नहीं है लेकिन जनरेटिंग ऑपरेशन में है परंतु सर्विस में नहीं है, तो इसे रिजर्व करके रखा जाता है। इसे क्या कहते हैं, कौन सा स्टोरेज कहा जाता है? हार्ट रिजर्व, कोल्ड रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व और फर्म रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, इसे हॉट रिजर्व कहा जाता है। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइटनिंग स्ट्रोक सबसे खतरनाक है? ठीक है, यानी विच लाइटिंग स्ट्रोक इज मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक कौन सा है? टावर सीस प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्टली स्टॉक एंड टावर टॉप, यानी जो जो ऊपर टावर पे होता है, जमीन के तार प्रत्यक्ष आघात, जमीन से तार। फिर लिखा लाइन कंडक्टर पर प्रत्यक्ष आघात या कंडक्टर्स पर अप्रत्यक्ष आघात। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा कि लाइन कंडक्टर पर प्रत्यक्ष आघात। जैसे जब भी बिजली गिरती है, यानी ये कह रहा है बिजली अगर गिरती है सबसे खतरनाक कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे टावर लगा हुआ है, यहाँ से आपकी लाइनें आई हैं। ठीक है, तो इसके लाइव वायर पे अगर डायरेक्ट पे यहाँ पे अगर बिजली गिरती है, यानी जो आपकी लाइटिंग स्ट्रोक है डायरेक्ट इस पे गिरती है, तो अचानक आपका वोल्टेज क्या होगा, अचानक बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका अचानक वोल्टेज बढ़ेगा तो इस इसके संपर्क में जितना भी इंस्ट्रूमेंट होगा सब के सब आपके ख़राब हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर है, जो भी आपके लगे इंस्ट्रूमेंट, अचानक उसमें वोल्टेज बढ़ जाएगी और वो ख़राब हो सकती है। इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, लाइन कंडक्टर प्रत्यक्ष आघात, मतलब डायरेक्टली अगर कंडक्टर पे अगर बिजली गिरती है तो ये खतरनाक है। ठीक है, फिर आगे है तीसरा नंबर, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी इंक्रीज एज, यानी ट्रांसमिशन की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। देखिए टोटल को अगर हम चैप्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ट्रांसफार्मर से है, उसके बाद आपके ट्रांसमिशन से है, और उसके बाद 2-4 क्वेश्चन आपके अर्थिंग से दे दिया। तीन ही चैप्टर में पूरा पेपर ही हल कर दिया गया। ऐसा भी पेपर पहली बार हमने देखा है, ऐसा पेपर आते हुए। ठीक है, तो यहाँ की मैनेजमेंट क्या है पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपके बहुत ही खराब कैटेगरी हैं, क्योंकि तीन ही क्वेश्चन से सिलेबस में इन्होंने पूरे चैप्टर दे रखे हैं, लेकिन पूछ रहा है सिर्फ तीन ही चैप्टर से। लेकिन भाई उनके ऊपर जो पूछ देगा तो अब तो हम शिकायत करने जाएंगे नहीं, हमको देना ही देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा है ट्रांसमिशन इफिशिएंसी इंक्रीज एज, तो वोल्टेज एंड पावर फैक्टर बोथ इंक्रीज, वोल्टेज एंड पावर फैक्टर बोथ डिक्रीज, यानी वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों में वृद्धि होगी तब दक्षता बढ़ेगी, या वोल्टेज पावर फैक्टर दोनों में कमी होगी तब होगी। वोल्टेज वृद्धि होगा परंतु पावर फैक्टर कम होगा, वोल्टेज में कमी परंतु पावर फैक्टर में वृद्धि। तो देखिए जब भी आप देखिए आपको याद होगा कि जैसे पावर फैक्टर डिक्रीज होता है तो आपका करंट का मान बढ़ जाता है, पावर हमारा बढ़ जाता है, करंट का मान बढ़ जाता है, खपत। अगर वोल्टेज भी अगर कम होगा, वोल्टेज कम होगा तब भी क्या होगा, करंट के मान बढ़ जाएगा। इसके लिए दक्षता क्या होगी, अगर वोल्टेज और इन दोनों में से कोई एक कम कम रहेगा, पावर फैक्टर
या वोल्टेज, इन दोनों में से कोई भी कम रहेगा तो हमारा क्या होगा, ये कम होगा। ट्रांसमिशन क्षमता क्या होगी, दक्षता क्या होगी, कम होगी। जैसे पावर फैक्टर कम होगा तुरंत हमारी क्या होगी, कंडक्टर का साइज बढ़ जाएगा। वोल्टेज कम होगा तभी कंडक्टर का साइज बढ़ जाएगा, जिससे हमारा लाइन इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही होगा कि वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों में वृद्धि होगी तभी दक्षता हमारी बढ़ेगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे है चौथा नंबर, जब प्रवृत्ति, ठीक है, जब परावर्ती धारा कंडक्टर से गुजरती है, वेन द अल्टरनेटिंग करंट पासेस थॉट ए कंडक्टर, जब एक धारा जब कंडक्टर धारा गुजरती है तो वह कंडक्टर के पूरे खंड में समान रूप से वितरित होती है। सतह के पास कंडक्टर के भाग कोर की तुलना में अधिक करंट वहन करता है, सतह के पास कंडक्टर का भाग की कोर की तुलना में कम करता है, या करंट संपूर्ण करंट कंडक्टर की कोर से गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि मतलब क्या होता है जब एक एसी धारा जब किसी कंडक्टर से बहती है तो क्या वो एसी धारा उसके स्किन के यानी उसके सरफेस के ऊपर से ज़्यादा बहती है, कोर से कम बहती है, या कोर से अधिक बहती है, या सरफेस से ज़्यादा बहती है, यही पूछने का इसका तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो लिखा है, जो भी सतह के पास के कंडक्टर हैं, ठीक है, जो भी सतह के पास के कंडक्टर भाग कोर की तुलना में अधिक करंट बहता है, इसीलिए हमारे एसी में कोरोना इफेक्ट होता है। आप ट्रांसमिशन में पढ़े होंगे कि कोरोना इफेक्ट कहाँ और क्यों होता है। तो जो भी आपका जो सरफेस एरिया होता है उस पर क्या होता है, करंट जो होती है अत्यधिक होती है, और उसके कोर में करंट की का मान बहुत कम होता है या एकदम जीरो होता है। तो इसलिए सतह के पास कंडक्टर के भाग में कोर की तुलना में अधिक करंट वहन करेगा। लेकिन हाँ, अगर ये एसी है तब ये लागू होता है, अगर डीसी है तो ऐसा नहीं। डीसी में क्या होता है, तो अगर डीसी होता तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता कि संपूर्ण करंट कंडक्टर की कोर से गुजरता है। नहीं, ये भी गलत होगा, सॉरी, यानी पूरे कंडक्टर से करंट क्या होता है, वहन करेगा। ये डीसी में होता है। लेकिन एसी में क्या होता है, इसके सिर्फ ऊपरी छोर पे क्या होता है, ज़्यादा करंट बहता है। ठीक, आगे है पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर आपका इन्होंने दे रखा है, एक कंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध ओमिक प्रतिरोध के समान होगा, जब ओमिक प्रतिरोध के समान होगा। ठीक है, तो ओमिक प्रतिरोध बस लीनियर सर्किट पे ही काम करता है, नॉन लीनियर पे नहीं करता है। यानी रेखीय परिपथ पे जो होता है आपका ओमिक सर्किट क्या करता है, काम करता है, और नॉन लीनियर पे नहीं काम कर सकता, यानी एक दिशीय राशि। तो पांचवा के आप देखेंगे तो कहा है करंट टू जया तरंग रूप में होगा, मतलब इस तरह होगा तब हमारा काम करेगा जया टू। ठीक, साइन वेव कह रहा है। फिर कह रहा है कि वोल्टेज कम होगा, जब वोल्टेज कम होगा तब काम करेगा आपका ओमिक यानी ओम का नियम, कहा नहीं जा सकता है। पावर फैक्टर कम होगा, नहीं, यहाँ पे तीनों ऑप्शन में कोई संभावना नहीं बने। चौथा है करंट कंडक्टर क्रॉस सेक्शन के समान रूप में विपरीत होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है कि करंट कंडक्टर क्रॉस सेक्शन के समान रूप में वितरित होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखिए जो ओमिक वैल्यू होता है जब उसमें हम लोग कास रखते हैं तभी हम क्या करते हैं, हमारा जो ट्रू वैल्यू आता है। ठीक है, नहीं तो उसी डीसी का हम लोग निकालते हैं। ओम का नियम डायरेक्टली डीसी परिपथ पे काम करता है, एसी पे कास लगाना पड़ता है, यानी पावर फैक्टर हमें उसमें लाना पड़ता है तभी जाकर हमारा होता है। स्किन पावर निर्भर करता है, यानी स्किन इफेक्ट डिपेंड ऑन, स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के आकार पे, साइज ऑफ कंडक्टर, फ्रिक्वेंसी ऑफ द करंट, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल। यानी स्किन प्रभाव यानी स्किन इफेक्ट की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, स्किन इफेक्ट सिर्फ आपके एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। तो स्किन इफेक्ट आपके कंडक्टर के आकार पे भी डिपेंड करेगा, कंडक्टर की आवृत्ति पे भी, कंडक्टर के पदार्थ पे भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस के प्रभाव को उपेक्षित किया जा सकता है यदि लाइन की लंबाई से कम हो। यानी ओवरहेड लाइन में कैपेसिटेंस प्रभाव की अपेक्षा की जा सकती है लाइन की लंबाई अगर कम। कैपेसिटेंस में कैपेसिटर की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कैपेसिटिव लोड अगर उसके अंदर आ जाता है, यानी देखिए जब आपका कंडक्टर होता है, मैं ध्यान से बताता हूँ आपको, जब आपका ये ट्रांसमिशन होता है
ठीक है। जब ट्रांसमिशन किया जाता है क्रॉस आर्म लगा के, तो इस तरह जो हमारे हमारे जो कंडक्टर बहता है, जो हमारा कंडक्टर होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, लेकिन यहाँ पे जो हवा होती है इसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की तरह काम करता है, ठीक है, कंडक्टर के बीच में। तो ये कैपेसिटर की भांति क्या करता है, ये बिहेव करने लगता है। तो ये पूछ रहा है कि कैपेसिटर का बिहेव कितने केमी तक हम लोग क्या कहते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर के प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, 80, यानी 80 किमी तक अगर लाइन गई है तो उस ट्रांसमिशन के कैपेसिटेंस के प्रभाव को छोड़ दिया जाता है, यानी नेगलेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको नहीं लिया जाता। अगर इससे ऊपर की लाइन है तो उसके कैपेसिटी रिएक्टेंस को भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, कैपेसिटी प्रभाव को भी देखते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि जब दो इलेक्ट्रोड, कैपेसिटर की संरचना आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे कि दो प्लेटों को के बीच डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल भर दिया जाता है तो कैपेसिटर बन जाती है, चार्ज को इकट्ठा करने लगता है। उसी तरह आपका ट्रांसमिशन लाइन में भी होता है। जब ये चालक इस तरह जब रहते हैं तो इनके बीच हवा जो होता है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का काम करता है, और ये दोनों क्या कंडक्टर क्या है, ये चालक है, जो ये चालक की तरह नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर की भांति बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। कैपेसिटिव चार्ज ये क्या करने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं। अगर 80 किमी से अधिक है तो कैपेसिटेंस को देखा जाता है, और 80 के आसपास है तो नहीं देखा जाता है, ठीक है। फिर 8वां, द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ओवर हेड लाइन टेकन, मतलब सर्ज इम्पीडेंस कितना लिया जाता है ओवर हेड लाइन में, 8वां इन्होंने पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा कि 100 से 200 ओम तक, यानी इन्होंने पूछा है कि क्या होता है सर्ज इम्पीडेंस। सर्ज जो मतलब धारा जो अचानक बढ़ जाती है इम्पीडेंस का, मतलब रेजिस्टेंस में बढ़ जाती है। सर्ज इम्पीडेंस अचानक जो रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ओवर हेड लाइन में कितने ओम तक रहना चाहिए, 100 से 200 ओम, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इम्पीडेंस को हम जेड्स के द्वारा प्रदर्शित करता है, जिसमें हमारा आर और सी और एल तीनों की जो हमारा जो बीजगणितीय योग होता है जेड के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसे एसी का रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, एसी का रेजिस्टेंस जेड को हम लोग एसी का रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, द पिन इंसुलेटर नॉर्मली यूज फॉर वोल्टेज ऑफ अबाउट, मतलब नॉर्मली पिन टाइप इंसुलेटर कितने वोल्टेज तक किया जाता है, ठीक है। तो पिन इंसुलेटर देखिए आपके कई शेड में होता है, मैं आपको पूरा बताता चलता हूँ। पिन इंसुलेटर आपके कई शेप में बने होते हैं, समझ लीजिए आपका पिन इंसुलेटर एक स्टेप का होता है, फिर 2 का होता है, फिर 3 का होता है। 3 मतलब इसे शेड के होते हैं, शेड इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये शेड जो होते हैं ये पानी से क्या करते हैं, कंडक्टर को बचाते हैं, यानी पानी का जो पानी क्या होता है इस कंडक्टर से यहाँ गुजर नहीं पाता है, ठीक है। पानी कंडक्टर पे डायरेक्ट टच नहीं हो पाता इस शेडों की वजह से। तो सिंगल होता है, डबल शेड होता है, ट्रिपल शेड होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो पिन इंसुलेटर जो आपके होते हैं तो आपके 33 kVA, यानी 33 kVA की लाइन तक प्रयोग होते हैं, 33 kVA तक आपके पिन इंसुलेटर प्रयोग होते हैं। उसके बाद से आप डिस्क इंसुलेटर साइकिल टाइप लगाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंसुलेटर भी कई प्रकार के होते हैं, पिन टाइप होता है, एक पिन होता है, साइकिल होता है, साइकिल टाइप होता है, डिस्क टाइप होता है, फिर एक आपका होता है स्टे इंसुलेटर होता है जो लाइन के लास्ट में लगा होता है। फिर आगे 10 नंबर, कोरोना सामान्यतः तब होता है जब कंडक्टर के आसपास हवा में इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तनाव से इससे अधिक हो, यानी कोरोना सामान्यतः वहीं पे पैदा होगा जहाँ पे इसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इससे अधिक हो, ठीक है। तो यानी कोरोना यूजुअली एक और व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द एयर अराउंड द कंडक्टर सक्सेस, तो इसका मैक्सिमम होगा 30 kV। देखिए 22 से स्टार्ट होता है, 22 से हम लोग कह सकते हैं इसे 30 तक होता है, ठीक है। तो 22 से 30 तक होता है, लेकिन इसका हम अधिकतम लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा, ए होगा, 30 kV अधिकतम मान सेमी तक, ठीक है। डायरेक्टली स्ट्रेंथ कितना होता है जिसका 30 kVA तक, ठीक है। एक बिजली 500 किलोमीटर दूरी पर संचालित की जाने तो ट्रांसमिशन वोल्टेज की रेंज कितनी हो जाए, 500 किलोमीटर से दूर ले जाना है तो ट्रांसमिशन की रेंज कितना ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अधिकतम से अधिकतम चूज करेंगे तो अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 150 kV से 220 kV तक, ठीक है। फिर 12 नंबर है, लिटिज
तारों का उपयोग मध्यवर्ती आवृत्तियों के लिए किया जाता है अभिवृद्धि करने के लिए। क्या अभिवृद्धि करने के लिए? 12 नंबर यहाँ पर दिया है। तो लिटिस तारों का उपयोग मध्यवर्ती आवृत्ति यानी जो फ्रिक्वेंसी पे होते हैं डिपेंडेंट उन पे किया जाता है। तो इसके लिए होता है स्किन इफेक्ट। स्पिन इफेक्ट के लिए लिटिस तारों का उपयोग किया जाता है जो ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी पे आधारित होते हैं। 13वां है द ऑर्डर द रिड्यूस द स्किन इफेक्ट UHF ना हाई अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, UHF स्किन प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन अगर देखेंगे तो पहला दिया है कंडक्टर रंगे जाते हैं। कंडक्टर के एनोडाइड यानी एनोडाइज किया जाता है या एनोडाइड किया जाता है। चांदी के चढ़े हुए तांबे का ट्यूब प्रयोग किया जाता है। चांदी की चढ़ी हुई तांबे की छड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चांदी की चढ़ी हुई तांबे का ट्यूब उपयोग किया जाता है। ट्यूब, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब ट्यूब यूज करेंगे तो बीच का स्पेयर क्या होगा आपका खाली होगा, ट्यूब रहेगा तो ऊपर से इधर भी धारा बह जाएगी, इधर से भी धारा बह जाएगी और जो बीच का जो होगा हमारा कंडक्टर खाली होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चांदी की चढ़ी हुई तांबे का ट्यूब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्किन अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। SCR 15 नंबर है। SCSR कंडक्टर यानी चालक में स्टील के तार का कार्य क्या होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब भी आप SCR कंडक्टर का फुल फॉर्म की बात करें, ए फॉर होता है एल्यूमिनियम। ठीक, सी फॉर हो जाता है कंडक्टर और एस फॉर होता है स्टील और आर फॉर होता है रेनफोर्स। यानी इसका पूरा फुल फॉर्म यही है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। जो इसमें स्टील का जो वायर होता है उसका काम होता है मैकेनिकली स्ट्रेंथ यानी अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। यानी ये क्या करता है, शरीर उस पूरे कंडक्टर को क्या करता है, यांत्रिक शक्ति यानी मजबूती देता है स्टील रेनफोर्स। ठीक है, बूस्टर पुल रूप यानी बूस्टर बेसिकली क्या होते हैं, बूस्टर यहाँ पे दिया है कुचालक, ट्रांसफार्मर, संधारित्र, सिंक्रोनस। ठीक है, तो 16 में देखिए जो बूस्टर होता है मूल रूप से क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, बूस्टर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब हमारे लंबा दूर के जब ट्रांसमिशन करते हैं तो हमारा वोल्टेज क्या होता है, अगर डाउन हो जाता है, गिर जाता है, तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर एक बूस्टर के रूप में यूज करके हम लोग वोल्टेज क्या करते हैं, स्टेप अप कर देते हैं। तो मूल रूप से ट्रांसफार्मर ये हमारे मूल रूप से बूस्टर का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक है। ठीक है, तो कौन है, तो देखिए लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट, डेड शॉर्ट सर्किट, लाइन टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट, लाइन टू लाइन तथा ग्राउंड शॉर्ट सर्किट। तो इसमें देखिए जो यहाँ पे दिया 4 ऑप्शन, तो आपको तो मारेंगे लाइन टू लाइन सर्किट, ये सही है, लेकिन इसका नाम होता है डेड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसका नाम होता है डेड शॉर्ट सर्किट। लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट को हम कहते हैं डेड शॉर्ट सर्किट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सत्य होगा और अदरवाइज सब गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, डेड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट भी सही है, लेकिन इसका नाम ही डेड शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, आगे एक ट्रांसमिशन लाइन में यदि बूस्टर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता तो अधिकतम स्थान क्या हो, अधिमानित यानी प्रेफरेड लोकेशन यानी लगभग लोकेशन कहाँ होता है, प्रारंभिक छोर पर, फील्ड का प्रेशर छोर पर, मध्यवर्ती बिंदु पर, लाइन में कहीं भी। तो देखिए जो आपका यहाँ पे पूछ लिया है तो कहाँ पर होना चाहिए, मतलब बूस्टर का प्रयोग ट्रांसफार्मर का मतलब ट्रांसमिशन लाइन में जो आप ट्रांसफार्मर बूस्टर के लिए रूप यूज करेंगे तो उसका उपयोग आप कहाँ करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर छोर पर, मतलब जहाँ से आप लगा रहे हैं, प्रारंभिक यानी द रिसीविंग, जहाँ रिसीव करें वहाँ पे बूस्टर लाएंगे, लाइन में कहीं पे कि मध्यवर्ती बिंदु। देखिए जो आप हम बता दें, अगर ट्रांसमिशन बूस्टर का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा मध्यवर्ती बिंदु पे यानी बीच में किया जाता है, क्योंकि बीच में कहीं कहीं क्या होता है, वोल्टेज जब ड्रॉप हो जाता है तो बूस्टर के द्वारा हम वोल्टेज को क्या करेंगे, स्टेप अप करके आगे प्रक्षेपित कर देंगे। प्रेशर में स्टार्टिंग के दौर में तो यहाँ पे एक हम स्टेपर ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को ट्रांसमिट तो कर देते हैं, लेकिन जब वोल्टेज ड्रॉप हमारा कहीं गिरने लगता है तो बीच में मध्यवर्ती में हम क्या करते हैं, लगा के उसे स्टेप अप कर देते हैं। ठीक है, 20 नंबर है, नहीं 19 नंबर है, उच्च वोल्टेज
अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त इंसुलेटर का किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। यानी कौन सा परीक्षण किया जाता है उच्च वोल्टेज इंसुलेटर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए, तो होता है पावर इफिशिएंसी टेस्ट, इम्पल्स यानी आवेग टेस्ट, यानी ए या बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर 19 का आपका हो जाएगा सी, उपरोक्त ए और बी दोनों, ठीक है। पावर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी चेक किया जाएगा, इम्पल्स टेस्ट किया जाता है उच्च वोल्टेज के लिए इंसुलेटर का, ठीक है। 20 नंबर है विद्युत रोधी पदार्थ विद्युतीय विकार शक्ति निम्नलिखित में से निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो अनुप्रयुक्त वोल्टेज के स्वरूप पर, परावैद्युत पदार्थ में अपूर्णता पर, दबाव, तापमान एवं आर्द्रता पे, यानी उपयुक्त सभी पे। यानी विद्युत रोधी का पदार्थ का विद्युतीय शक्ति मतलब इंसुलेटर के रूप में कब तक काम करेगा उसके वोल्टेज पे डिपेंड करता है, उसके परावैद्युत सामर्थ्य पे, और वहाँ के एरिया के दबाव, तापमान और आर्द्रता पे निर्भर करेगा, यानी उपयुक्त सभी आपका सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग विद्युतीय उपकरण में विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रेयान या सल्फर हेक्साइड। देखिए इसे हम लोग कहते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड कहते हैं SF6, ठीक है। जो हाई ट्रांसमिशन लाइन है जहाँ 220 kVA 440 kVA का जो हम लोग सर्किट ब्रेकर पर जहाँ पे यूज करते हैं वहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर होता है SF6 का ही बना होता है, ठीक है, यानी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है ठोस विद्युतीय रोधी पदार्थ का विद्युतीय यांत्रिकी विकार किस कारण होता है, ठीक है। 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने ये पूछ रखा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन सॉलिड इंसुलेटर मटेरियल एकॉर्ड टू। तो 22 नंबर है तो चुंबकीय हम कंपन विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बल प्रतिबल या वोल्टेज उच्चारण से विद्युतीय तनाव। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही होगा कि विद्युतीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बलकृत प्रतिबल, यानी बल फिर प्रतिबल के कारण जो होता है हमारा विकार पैदा होता है। फिर 33वां नंबर है 33 kV 33,250 वोल्ट 50 शटर सिंगल पे ट्रांसफार्मर है जो कि 25 सेमी प्रभावी क्रॉस सेक्शन कोर पर कम वोल्टेज वाइंडिंग को चालू करने के बनाया गया उच्च वोल्टेज वाइंडिंग चक्रों की संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे चक्रों की संख्या पूछा है तो चक्रों की संख्या देखिए अपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही दिया है 924। उसके लिए आपको यहाँ पे जो देखिए जो 2 दिया है ना यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप 7 रखेंगे तब जाके आपका 2 की जगह यहाँ पे 7 रखेंगे तब जाके यहाँ पे आपका 70 शायद टर्न रखेंगे तब जाके आप यहाँ पे आपका 924 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 23 का बी देगा, पूर्ण सवाल था वो। 24 नंबर है 100 वोल्ट AC सप्लाई में 80 प्राथमिक चक्र हैं, 200 द्वितीयक चक्र वाला ट्रांसफर आपूर्ति की जाती है, द्वितीयक वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय वोल्ट ज्ञात करना तो कोई ज़्यादा कुछ उसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो 24वां का आपका क्या है बी ऑप्शन हो जाएगा 25 वोल्ट। इसका आसान सा फार्मूला होता है देखिए दिया है ना, तो के बराबर होता है आपका के बराबर आपका हो जाएगा क्या मैं बता रहा ट्रांसमिशन रेशियो के बराबर हो जाता है V2/V1 और N2/N1, ठीक है। बस इसी फार्मूले पर आप रख देंगे तो आपका पूरे से 25 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर देखते हैं तो इन्होंने क्या रखा है 800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीयक चक्र वाले। तो ऐसे आप करेंगे 200 ऊपर रख देंगे, नीचे यहाँ पर रख देंगे 800, ठीक है। प्राथमिक यही है बराबर, फिर 100 वोल्ट सप्लाई से तो 100 वोल्ट आपका कहाँ जाएगा नीचे आएगा 100 वोल्ट, और ऊपर हमको क्या प्राप्त करना है V2 प्राप्त करना है। और देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर 2 से इसे काटेंगे आपको कितना हो जाएगा 4। जब इस 4 से इसे काटेंगे 100 को तो 25 चौका 100 यानी 25 वोल्ट आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो 25 वोल्ट इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 25 कौन सा आया है तो आपका बी आया है, ठीक है।
आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका बी सही होगा, 24 का बी आपका सही है। 25 वोल्ट। फिर लिखा है तो 100 वोल्ट AC सप्लाई 800 प्राथमिक चक्र 200 द्वितीय चक्र वाले ट्रांसफार्मर आपूर्ति की जाती है। वोल्टेज का प्रति चक्र ज्ञात कीजिए। प्रति चक्र यानी जो एक एक टर्न यहाँ पे बना हुआ है, जो एक एक टर्न इसमें बना हुआ है, एक एक टर्न है जो इसका, तो उसमें कितना वोल्ट प्रति टर्न आ रहा है। तो ठीक है, उसको ज्ञात करने का आसान सा तरीका ये है। तो 800 प्राथमिक चक्र है, ठीक है, 800 है, तो प्रति वोल्टेज निकालना, प्रति निकालना है तो 100 नीचे हो जाएगा। 100 नीचे नहीं होगा आपका, यहाँ पे हम देखेंगे तो 800 नीचे हो जाएगा। चक्र में निकालना है ना, 800 नीचे हो जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 8 से 1 में भाग देंगे, रुक जाइए बस, 8 हो जाएगा, ठीक। 0.0 एक 1 टाइम जाएगा, फिर यहाँ 2 बच जाएगा, 8 घटाएंगे 2 बच जाएगा। देखिए बड़ा स्क्रीन तो नहीं है मेरा, तो फिर 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि दशमलव हमने बढ़ा चुका है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब 8 दूना 16 से 4 बचेगा तो 8 पचे 40, यानी प्रति टर्न यहाँ पे वोल्टेज कितना आपका हो जाएगा? प्रति टर्न वोल्टेज आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन है 0.125। ठीक है, बहुत अच्छा पूछ लिया क्वेश्चन। फिर 26 नंबर इन्होंने दिया है 25 kVA ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज अनुपात इतना है, तो प्राथमिक तथा द्वितीय करंट ज्ञात कीजिए। प्राथमिक साइड में और द्वितीय साइड में कितना करंट होगा, इसको भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 25 से भाग देके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या होगा? 26 का बी होगा। ठीक है, 7.58 एम्पियर से 62.5 एम्पियर। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से क्या घटता है यदि ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित किया जाता है? तो कौन सी हानि है, मतलब पूछ रहा कौन सी हानि यहाँ पे घटती है। तो शैथिल्य हानि, भंवर धारा हानि, उष्मा हानि, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 27 का आपका हो जाएगा भंवर हानि। ठीक है, घटने के लिए तो आपकी देखिए शैथिल्य हानि भी घटती है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा सा ट्रिक है, घटने के लिए तो दोनों होती है। ठीक है, घटने के लिए तो दोनों घटती हैं, लेकिन ये क्या पूछ रखा है, निम्न क्या घटता है। तो सबसे ज़्यादा देखिए, अगर इसका शैथिल का देखेंगे तो आप देखेंगे तो इसका 1.5 पॉइंट, मतलब इसका फार्मूला देखिए कम का होता है, कम बताता है। लेकिन जो भंवर हानि है ये क्या होती है, अत्यधिक होता है। इसमें देखेंगे ये T² F² ऐसे करके इसका फार्मूला दिया होता है, फिर फाई दिया रहता है, लेकिन इसमें 1.6 दिया रहता है। इसके अनुसार ये एग्जामिनर कहना चाहता है कि यहाँ पे भंवर हानि क्या है, अधिक होती है। बस आपकी सोचने की क्षमता देखना चाहता है एग्जामिनर का, सोच ये है। फिर 28 नंबर है ट्रांसफार्मर में लोहे का हानि कहाँ होती है, लो हानि किस में होती है? तो बहुत आसान से है 28 नंबर, तो लो हानि आपको कहाँ होगी? कोर में होगी, कोर ही लोहे का बना होता है तो कोर में होगी। 29 नंबर है शून्य लोड अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा हास्य नगण्य होता है? ठीक है, जब 0 लोड पे है तो कौन सा हास्य जो होता है आपका 0 होगा, नगण्य होगा। तो देखिए शैथिल्य हानि और भंवर हानि, ठीक है, ये लो हानि है। ठीक है, तो ये हानि जो होती इसे हम लोग कांस्टेंट हानि भी कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये क्या होती है, जो ट्रांसफार्मर में होती रहती है। लेकिन जो कॉपर लॉस होता है, ताम्र हानि होती है, ये हमेशा बराबर नहीं चलता रहता है, ये क्या होता है, बदलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य होगा। ठीक है, सी आपका सत्य होगा। फिर लिखा कापर लॉस इन ट्रांसफार्मर एक और इन, मतलब ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि कहाँ होती है? तो सीधी सी बात है, जहाँ तांबे का वायर लपेटा जाएगा उसी में होगी। तो तांबे का वायर कोर में नहीं होता, मुख्य खियांग में नहीं होता, मेन बॉडी में नहीं होता, बूसिंग में नहीं होता है, कहाँ पे होता है, बाइंडिंग में। तो ताम्र हानि कहाँ होती है? बाइंडिंग। बहुत आसान से क्वेश्चन कुछ पूछ रखे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक ही चैप्टर से उठा लिया, इसलिए क्या बच्चों को दिक्कत हुई है। 31 नंबर इन्होंने पूछा है फॉर द ट्रांसफार्मर द कंटिन्यू ऑफ मैक्सिमम इफिशिएंसी। ये बहुत आसान सा सवाल इन्होंने पूछ रहा है कि मतलब ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होगी। तो सीधी सी बात है, जब ताम्र हानि और लो हानि क्या होगी, जब इक्वल होगी तो हमारी इफिशिएंसी अत्यधिक होगी। ठीक, आगे इन्होंने पूछ रखा है, चलिए देखते हैं। अब 35 नंबर लास्ट सवाल रहेगा हमारा, फिर 35 हम अगले सवाल अगले पार्ट में लाएंगे, फिर 30 अगले पार्ट में लाएंगे नॉन टेक्निकल के लिए। एडी करंट लॉसेज इन ट्रांसफार्मर कौन
कैन कोर कैन बी रिड्यूज बाय, एक ट्रांसफार्मर में कोर में भंवर धारा हानि को किस प्रकार कम किया जाता है। भंवर धारा हानि कम करने किस प्रकार किया जाता है, तो पटलों की मोटाई को कम करके, पटलों की मोटाई में वृद्धि करके, यानी चुंबकीय सर्किट खाली जगह वृद्धि करके, या चुंबकीय सर्किट में खाली जगह को कम करके। देखिए पटली की मोटाई कम करने के लिए, देखिए जब एलिमिनेशन की अगर मोटाई हम कम करते जाते हैं तो उसमें भंवर हानि क्या होती है, बहुत कम होती जाती है। ठीक है, जैसे मोटाई बढ़ती जाएगी भंवर धाने का होगी हमारी बहुत अधिक होगी। देखिए लेमिनेशन करने के लिए आपको पता होगा कि बटर पेपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत पतले पतले पेपरों का प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर, एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय युग्मन को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। यानी एक ट्रांसफार्मर है, उसके प्राथमिक और द्वितीयक के बीच चुंबकीय युग्मन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चक्रों की संख्या में वृद्धि कर, ये भी सही है। वाइंडिंग के लिए नरम पदार्थ का प्रयोग कर, हाँ ये भी सही है। निम्न विमुक्ता चुंबकीय कोर का उपयोग करके, बेहतर गुणवत्ता वाले ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग करके। देखिए चुंबकीय सर्किट से तेल का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तेल का काम सिर्फ स्नेहक यानी और कोल्डिंग यानी कूल करना होता है। ठीक है, 33 का देखेंगे निम्न, अब 33 का इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा कि निम्न विमुक्ता के चुंबकीय कोर उपयोग करके, यानी यूजिंग द मैग्नेटिक कोर ऑफ लो रिलेक्टेंस, यानी मैग्नेटिक उच्च मैग्नेटिक तथा लो रिएक्टेंस, यानी उसकी प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए, चुंबकीय प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और लेकिन मैग्नेटिक कोर होना चाहिए, चुंबकीय कोर होना चाहिए, लेकिन निम्न विमुक्ता यानी रिलेक्टेंस कम होना चाहिए। 34 नंबर है, विच लॉस इन ट्रांसफार्मर वेरी सिग्निफाई विद द लोड, मतलब ट्रांसफार्मर कौन सा लोड के साथ मुख्य रूप से बदलता है, मतलब कौन सी हानि है जो लोड के साथ बदलता रहता है। देखिए हमने पहले बताया सैथिल हानि, भंवर हानि, ये क्या है, ये हमेशा कांस्टेंट है। तो कोर हानि के ही दोनों भाग हैं, 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, तो ताम्र हानि जो लोड के साथ क्या बदलता रहता है, जब बाइंडिंग पे लोड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हानि होगी, और जब बाइंडिंग पे कम लोड होगा तो कम हानि होगी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है 35 नंबर है, द पावर फैक्टर इन ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमेशा क्या होता है। 35 नंबर, तो क्या है, हमेशा एक एकम होता है, हमारा यूनिटी होती है, ऑलवेज लीडिंग होती है, हमेशा लैगिंग होती है, लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड होता है। देखिए जो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर हो तो हमेशा लैगिंग होता है, कन्फर्म है। लेकिन अगर ये पूछ रहा है कैसा होता है तो ये गलत होगा, हमेशा हमारा किस पे डिपेंड होता है, लोड पे डिपेंड। हमारा ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर हमेशा हमारे लोड पे डिपेंडेंट होता है कि हमारा लोड कैपेसिटिव है या रेजिस्टिविटी है या इंडक्टिव है। अगर वही हमारा लोड इंडक्टिव है तो लैगिंग होगा, रेजिस्टिविटी है तो यूनिटी होगा, अगर कैपेसिटी लोड है तो हमारा लीडिंग होगा, और इंडक्टिव तो लैगिंग होगा। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट हम फिर से 35 क्वेश्चन एक बार और 35 से 70 तक 36 से 70 तक ले जाएंगे, फिर नॉन टेक्निकल यूज करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है।